हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था जे जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखे कर लिए थे। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला था कि जो न्यूक्लियस है वो एटम के सेंटर पे होते हैं और मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। उस सेंटर को बोले थे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, जीरो चार्ज होती है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स करता है। ये था बोर्स का मॉडल। ओके, बोर्स बोल रहे हैं रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट। ओके, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट फेल कर गया क्योंकि अगर चार्ज मैक्सवेल ने बोला था कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज है, अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अपना एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करते करते बाद में वो कहाँ पे गिर जाएगा? सेंटर पे गिर जाएगा। ओके, एटम कोलैप्स हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिस कारण हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिए थे। तो आज देख लेते हैं बोर्स मॉडल। ओके, नील्स बोर्स नाम था। बोर्स मॉडल, बोर्स ने मॉडल दिया था और हम यही मॉडल स्टडी करते हैं। ओके, यही मॉडल हम अभी भी पढ़ते हैं। उसने क्या लिया कि एक हाइड्रोजन गैस लिया। ओके, हाइड्रोजन H2 गैस उसने लिया और H2 गैस पे उसने लाइट को इंसिडेंट कराया। लाइट में क्या होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स को इमिट कराया, एब्जॉर्ब कराया, इंसिडेंट करवाया। ओके, तो इसमें से कुछ फोटॉन्स वो बाहर चले जा रहे हैं। ओके, कुछ फोटॉन्स बाहर चले जा रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। बहुत सारे फोटॉन्स इसने इस पे गिराया। फोटॉन्स लाइट गिराया, लाइट के पास फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास एनर्जी होता है Hc अपॉन लैम्डा। ओके, तो इसने बहुत सारे फोटॉन्स गिराए, कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हुआ और कुछ रिलीज हो गया। ओके, कुछ इमिट कर गया, बाहर निकल गया हाइड्रोजन गैस से। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि हाइड्रोजन गैस और कुछ इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेते, एनर्जी गेन कर लेते। तो वही फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे थे जिसका वेवलेंथ स्पेसिफिक था, कुछ पार्टिकुलर वेव था, बाकी क्या हो जा रहे थे? चले जा रहे थे। तो मैं लिख देता हूँ, हमारे सिलेबस के स्कोप से बाहर है, लेकिन वो वेवलेंथ लिख देता हूँ। जो जो ऑब्जॉर्व हुआ था वो वेवलेंथ था। वेवलेंथ का डाटा मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। वेवलेंथ का डाटा था 420.2 नैनोमीटर। ओके, फिर दूसरा था 486.1 नैनोमीटर। ओके, फिर था 494.1 नैनोमीटर। फिर अगला था 656.2 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ वाले फोटॉन्स क्या हुए कि हाइड्रोजन गैस ने इन्हें एब्जॉर्ब कर लिया और बाकी फोटॉन्स के बाकी वेवलेंथ वाले फोटॉन्स को उसने जाने दिया। ओके, बाकी फोटॉन्स को जाने दिया। अब ये मोर एवर वैल्यू डाटा हमें पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसी समय एक वार्मर करके साइंटिस्ट थे, उसने स्टडी किया इस डाटा पे, इस वेवलेंथ के जो फोटॉन्स थे उनको ये ऑब्जर्व कर ले रहा था हाइड्रोजन H2 गैस। तो उन्होंने स्टडी किया और एक फार्मूला दिए, बाल्मर करके, मैं लिख देता हूँ, साइंटिस्ट थे बाल्मर ने इनको स्टडी किया। स्टडी करके फिर उसने एक फार्मूला दिया वेवलेंथ का। उसने बोला कि जिस फोटॉन्स का वेवलेंथ 364.5 m स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस 4 हो, वही एब्जॉर्ब होंगे। ओके, बाकी क्या हो जाएंगे? बिना एब्जॉर्ब किए हुए बाहर निकल जाएंगे। इसने किसने बोला था? बाल्मर ने बोला था। अब इस फार्मूले को लेकर नील्स बोर ने वापस बैक स्टडी किया इस पे और बोला कि जो बातें इसमें लिखा है, m का वैल्यू 3, 4, 5, 6 आगे तक आप रख सकते हो। फिर उन्होंने देखा इस पे, अपना m का वैल्यू रखा, फिर डाटा कैलकुलेट किया तो यही आंसर आ रहा था।
तो फिर बाल्मर का फार्मूला लेके नील्स बोर ने आगे बढ़ा और कुछ पोस्टुलेट दिए। वो पोस्टुलेट वो हम लोग एजप्शन या पोस्टुलेट वो थ्योरी हम आगे इस पे कंटिन्यू करेंगे, पढ़ेंगे। ओके, तो जो थ्योरी था उस पे बात करते हैं। जो पोस्टुलेट था ये समझ में आया कि नहीं, मैं फिर से समझाता हूं कि बोर्स ने हाइड्रोजन गैस लिया, उस हाइड्रोजन गैस पे फोटॉन्स लाइट को फॉल कराया। यहाँ पे क्या था, इन्होंने लाइट को फॉल कराया। ओके, जब लाइट जा रहा था, लाइट के पास एनर्जी होती, फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है Hc अपॉन लैम्डा। ओके, और देखा कि इस वेवलेंथ वाले फोटॉन्स हाइड्रोजन गैस उनको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और उससे जो डिफरेंट वेवलेंथ वाले हैं उनको क्या कर दे रहा है, वो जाने दे रहा है। ओके, और इसी डाटा को लेके बाल्मर ने एक फार्मूले बनाए, उन्होंने कैलकुलेशन किया, एक्सपेरिमेंट किया और एक फार्मूला दिया। फार्मूला में दिया कि वो वेवलेंथ वो वाले होंगे जिसका वैल्यू 364.5 m² अपॉन m² - 4 और m का वैल्यू 34562 नहीं हो सकता, 2 लीजिएगा तो वेवलेंथ इंफिनिटी आ जाएगा। ओके, जो होता नहीं है। चलिए, तो इस सब डाटा को लेके पढ़ के स्टडी करके नील्स बोर्स ने कुछ पोस्टुलेट दिए और पोस्टुलेट को हम 1 by 1 करके देखते हैं। और जो आज तक एटॉमिक स्ट्रक्चर में पोस्टुलेट है वो बोर्स की पोस्टुलेट या बोर्स मॉडल ही हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, तो इन्होंने पहला पोस्टुलेट ये दिया था कि न्यूक्लियस इज सेंटर ऑफ एटम। ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बोला था। रदरफोर्ड भाई साहब ने बोला था कि न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ एटम। तो बोर्स ने बोला हाँ, हम ये भी मानते हैं कि न्यूक्लियस ही एटम का सेंटर है और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, ये भी बात सही है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी बात सही है। ओके, दूसरी बात इन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। ये तो बात अपना बोर्स साहब ने रदरफोर्ड ने भी बोला था। ओके, तो बोर्स ने बोला कि ये भी बात सही है, लेकिन जो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट फिक्स होता है, उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, उस ऑर्बिट में ऑर्बिट का डिस्टेंस क्या होता है, फिक्स होता है। ये बातें रदरफोर्ड ने नहीं बता पाया था। ओके, उन्होंने बस बोला था कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वेरिएबल वेलोसिटी से एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, एनर्जी लॉस होगा। एनर्जी लॉस होगा तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन कहां पे चला जाएगा, सेंटर पे चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन सेंटर पे चला गया तो एटम बचेगा ही नहीं, एटम कोलेप्स हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं, हमने देखा कि एटम तो स्टेबल होता है। तो नील्स बोर ने यही बोला था कि अगर जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो फिक्स ऑर्बिट में घूमता है और उस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये सब क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, तीसरी बातें बोली थी, इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in fixed orbit। फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, विच इज नॉन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। जिसे हम लोग स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन revolving in these stationary orbit does not emit electromagnetic radiation।
इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट जो फिक्स स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं मीट करता है। एक्चुअली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से वो रिवॉल्व करता है लेकिन वो एनर्जी इमिट नहीं करता है, जिसका क्या होता है वो रिवॉल्व करते ही रहता है और सेंटर की तरफ नहीं जाता है, सेंटर में जाके कोलैप्स नहीं करता है। यहीं पे स्टेबिलिटी ऑफ एटम की बात आ जाती है। चलिए अगली बातें बोली थी, जैसे अब देखिए रिवॉल्व करता है तो कुछ स्टेट में करता है, वो हम स्टेट देखेंगे कैसे करता है, आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। मैं मिटा दे रहा हूं, एवरीथिंग्स ओके, कोई बात नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है देख लेते हैं। कौन सी रॉकेट साइंस है, हमें तो रॉकेट साइंस पढ़नी है और उसमें इससे भी ज्यादा होते हैं एडवांस प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके देखिए एक एटम है, एटम के पास कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ओके इलेक्ट्रॉन सर्कल बन जाए यार, चल इलेक्ट्रॉन चारों तरफ v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। ओके इस ऑर्बिट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। ओके और इसे बोलते हैं n=1 भी दिया जाता है। ओके n=1, मैं यहां पे लिख देता हूं n=1, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट ऑर्बिट। अब कोई और इलेक्ट्रॉन होंगे जो दूसरे ऑर्बिट में भी रिवॉल्व कर रहा होगा। यहां पे n=2 और इस ऑर्बिट को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके फिर n=3 भी होता होगा, n=3 पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी रिवॉल्व कराएंगे n=3 पे, और इसे बोला जाता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो n=4 पे भी रिवॉल्व कर रहे होंगे, n=4 पे, इन्हें बोला जाता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ओके एक ग्राउंड स्टेट हो गया। ओके n=1 ग्राउंड स्टेट, n=2 सेकेंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। ओके तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है, फिक्स ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। उस स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर n=1 आया तो उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n=2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n=3 को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n=4 को थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इसे हम लोग केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, n=1 को K-L-M-N ये भी बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। चलिए तो अब क्या हुआ कि जो फोटॉन्स आए इन पे गिरा, तो अगर फोटॉन्स मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरा, फर्स्ट n= ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन पे गिरा, अगर उसका एनर्जी hc फोटॉन्स का एनर्जी hc/λ ओके इस पे फॉल किया और पार्टिकुलर डिफिनिट वेवलेंथ का फ्रीक्वेंसी का अगर इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल किया तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गेन करके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, n=1 से n=2 पे चला जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन फिर फोटॉन्स इस पे एक पार्टिकुलर एनर्जी या पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन इस पे फॉल किया है यहाँ पे, तो यहाँ से वो एक्साइट होके क्या चला जाएगा, थर्ड स्टेट पे चला जाएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे। ओके अगर मान लीजिए कि यहां से E1 से E2 गया, ओके मैं इसे E2 - E1, तो इसका कुछ hc/λ एक पार्टिकुलर लैम्डा पे जाएगा, वेवलेंथ अलग होगा फोटॉन्स का, हर एक फोटॉन्स का वेवलेंथ अलग अलग होता है, और पार्टिकुलर वेवलेंथ ऐसा नहीं कि कोई भी वेवलेंथ कोई भी रेंज का वेवलेंथ गिर जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल है नहीं। एक पार्टिकुलर एक डेफिनेट
ओके एनर्जी का फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, वही इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को इमिट करके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाएगा, ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पहुंचाएगा, ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाएगा। ओके इसका कुछ रेंज होता है, वो रेंज वैल्यू हमें पढ़ना नहीं है। ओके बस ये लिखेगा, लेकिन ये भी है कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे गया तो करीब टाइम 10 टू द पावर -7 सेकेंड के लिए रहेगा, फिर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, फिर वापस से अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन गया ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे गया n=4 पे, तो n=4 पे जाने से पहले क्या करेगा, पहले फोर्थ से थर्ड पे जाएगा, ओके थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फिर फोर्थ से हो सकता है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे भी चला जाए, या कुछ ज्यादा एनर्जी हो गया तो फोर्थ से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे भी जा सकता है, या ऐसे भी जा सकता है फोर्थ से फर्स्ट पे सेकेंड पे गया, थर्ड से सेकंड पे भी गया, सेकंड से फिर फर्स्ट पे आएगा, फिर फर्स्ट से ग्राउंड पे आएगा। ओके हर एक टाइम जब भी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन आएगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। ओके और करीब टाइम =10 टू द पावर -7 सेकंड के लिए वो रुकता है हायर एक्साइटेड स्टेट पे, फिर वापस लोअर एक्साइटेड स्टेट पे आएगा और वो एनर्जी रिलीज करेगा। और क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसका एनर्जी बढ़ते जाएगा, एनर्जी बढ़ेगा, फिर एनर्जी टाइम t = 10 टू द पावर -7 सेकंड के लिए रुकेगा, फिर वापस अपना बैक ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। चलिए बात सही है, समझ में आया कि मैं फिर से समझा दूं? चलिए ए फोर्थ था। ओके फिफ्थ हम पोस्टुलेट देखते हैं बोर्स का। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था वो अच्छे से हम समझते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्वाबों में क्वांटाइजेशन ऑफ बोर्स मॉडल, तो लिख लीजिएगा फिफ्थ वाला, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल। बोर्स क्वांटाइजेशन रूल्स यही बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए न्यूक्लियस है, ओके ये इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, इसका रेडियस है r1, n=1 है, ओके इसका वेलोसिटी v1 होगा, ओके फिर n=2 के लिए ये डिस्टेंस हो जाएगा r2, इलेक्ट्रॉन के पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v2, ओके v2 होगा, और n=2 का बात किया जा रहा है। फिर एक इलेक्ट्रॉन होगा जो n=3 पे होगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे होगा, n=3 पे, ओके इसका रेडियस होगा r3 और इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v3। ऐसा ही करके इलेक्ट्रॉन एक होगा n=4 पे, ओके इसका रेडियस होगा r4, n=4 पे, ओके इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा v4। ओके जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में घूमता है n=1 2 3, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम L=mvr, ओके क्या होता है, क्वांटाइज होता है, और किसने बराबर है, nh/2π के बराबर होता है। ओके nh/2π, n क्या होता है, इंटीजर होता है, n=1 2 3 4 so on। ओके इसे क्वांटम रूल, क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स ऑर्बिट इज क्वांटाइज, और कितने किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर होता है। ओके मान लीजिए अगर हमें L1 निकालना हो तो L1 कैसे लिख सकता हूँ, मास तो सबका इलेक्ट्रॉन का सेम होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी है फर्स्ट के लिए v1, रेडियस है r1, तो v1 r1 जो हो जाएगा h/n का वैल्यू 1 रखेंगे, h/2π। ओके L2 के लिए मैं क्या कर दूं, m v2 r2, ओके
2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। L3 के लिए m v3 r3 ओके 3h बाई 2 पाई। L4 के लिए m v4 r4 4h अपॉन 2 पाई एंड सो ऑन। ये क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। एंगुलर मोमेंटम कितना किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई के लिए। एंगुलर मोमेंटम को mvr भी लिखते हैं। यही क्वांटाइजेशन रूल्स था। ओके, बोर्ड्स का यही क्वांटाइजेशन रूल्स था। अब आप इसे समझ लीजिए और मैं फिर से इसको वो डिफिनेशन के फॉर्म में लिखवाता हूँ। इससे कहाँ कमी, it states that angular momentum of an electron revolving around nucleus is quantized, is integral multiple of nh upon 2 पाई, where n is 1 2 3 so on. Okay, angular momentum is equal to nh upon 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम होता है इलेक्ट्रॉन का, जो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज होता है। ओके, आप ये नोट कर लीजिए। हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। Bohr's quantization rules, it states that angular momentum of an electron revolving around a nucleus is the integral multiple of nh upon 2 पाई। ओके, जो ऑर्बिट होता है वो फिक्स होता है, स्टेशनरी होता है। उस ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है। ओके, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो अपना एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा, जिस कारण क्या होगा कि वो एनर्जी लूज ना करके सेंटर की तरफ नहीं चला जाएगा और एटम स्टेबल रहेगा। ओके, यही था एंगुलर मोमेंटम बोर्स पोस्टुलेट या बोर्स मॉडल। ओके, चलिए आई होप आपको आ रहा होगा। इसका भी कुछ ड्रॉबैक था और ड्रॉबैक देखेंगे, लेकिन फिर हम देखेंगे अब कैलकुलेशन कुछ करेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे कैसे कैसे होगा। ओके, कैलकुलेशन है, पहले रेडियस कैलकुलेट करेंगे हम। इसका क्या करेंगे, रेडियस कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, सुनिए इधर। कैलकुलेशन, देखिए सबसे पहले बोर्स मॉडल एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए एप्लीकेबल है। तो भाई साहब, हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होते हैं? हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन की कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स एटम हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन। या हम इसे बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जैसे देखिए, एक तो हाइड्रोजन हो गया, दूसरा लिथियम।
लिथियम के पास 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लिथियम का 1 इलेक्ट्रॉन हम निकाल देंगे तो Li+ बोला जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अगर मान लीजिए लिथियम है, ओके, लिथियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी मैं 2 बोला, लिथियम के पास हीलियम होता है यार, सॉरी फॉर दैट, हीलियम। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बन जाएगा। ओके, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बन जाए तो He+। अब बात करते हैं लिथियम। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बन जाएगा। तो He+2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो बेरिलियम +3, बोरॉन +4, ये सब क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। ओके, इनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, इसी पर हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्स मॉडल एप्लीकेबल है। चलिए आगे देखते हैं। इन सब के पास, इसके पास प्रोटॉन है 1, इसके पास प्रोटॉन है 2, इसके पास प्रोटॉन है 3, इसके पास प्रोटॉन है 4, इसके पास प्रोटॉन है 5, लेकिन इनके पास सबके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ओके, समझ में आया? आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई एटम लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन ही ले लेते हैं। ओके, एक न्यूक्लियस है जिसके पास चार्ज है Zd, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व कर रहा होगा। ओके, यार बनाने दे अच्छे से। ओके, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा। ओके, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा, ए डिस्टेंस है r। ओके, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो इनके बीच में एक कूलम्बिक फोर्स लगेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कूलम्बिक फोर्स लगेगा, और इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा अंदर की तरफ। ओके, तो हम न्यूटन्स लॉ अकॉर्डिंग टू NLM, ओके, कूलम्बिक फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कूलम्बिक फोर्स कितना होगा, तो 1/4 पाई f0, Q1 कितना है, Zd इंटू E अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू मास। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है, v²/r होता है। ओके, v²/r होता है। ये अपना पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बोर्स ने यही बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। ओके, तो mvr इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh/2 पाई। ओके, आप इसको रख दीजिए। अब वैल्यू रखेंगे तो हम देखते हैं, इधर तो आ जाएगा Zd² अपॉन 4 पाई f0, ओके, 4 पाई f0 r m। ओके, यहां से v कितना आ जाएगा, तो यहां से v आएगा, अगर यहां से मैं v लिखना चाहूं तो v बराबर आई कैन राइट n h अपॉन 2 पाई m r। ओके, इसका स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने के बाद n² h² अपॉन 4 पाई स्क्वायर m² अपॉन r²। ओके, आप यहां से सॉल्व कर, अच्छा यहां से आप r का वैल्यू निकालोगे तो r बराबर हो जाएगा, ये r तो कैंसिल हो जाएगा। अगर इस r को इधर ले जाऊं तो r इक्वल टू m n² h², ओके, पाई पाई भी कट जाएगा, इधर बच जाएगा 4 4 कट जाएगा। ओके, पाई पाई जेड पाई Ze² अपॉन m² आ जाएगा। ओके, अब देखो, अगर मैं इसको अच्छे से सजा के लिखूं तो मैं इधर लिखता हूं
मैं इधर लिखता हूं, ये सब आ रहा है ना लाइन में, कैमरे में आ रहा है ना? आ रहा है। तो R कैन बी रिटन एज, R कैन बी रिटन एज, R इज इक्वल टू एम तो कैंसिल हो जाएगा, H अपॉन पाई E स्क्वायर M N स्क्वायर बाई Z। ओके, H क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट होता है। पाई एक कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है। तो वी कैन से दैट ये सारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। R इज इक्वल टू R नॉट N स्क्वायर बाई Z। ओके, R नॉट इज इक्वल टू 0.53, R नॉट इज इक्वल टू 0. वैल्यू कितना होता है? 0.529 एंगस्ट्रम। ओके, ये बोर्स कांस्टेंट भी होता है, रेडियस का बोर्स का रेडियस कांस्टेंट होता है। ओके, अब वी कैन से दैट कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई z। ओके, n क्या होता है कि कौन से स्टेट पे, कौन से ऑर्बिट में, और z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ओके, जैसे प्रोटॉन का एक, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, ओके, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, सो ऑन। ओके, समझ में आया? ओके, नो डाउट कीजिएगा। चलिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, वो हम देखते हैं, मिटा दे रहा हूं। ये बोर्स रेडियस का फॉर्मूला है, आप रिमेंबर कर लो। आप वो सब डाटा मत याद करो, बस ये रिलेशन याद कर लो। रिमेंबर दिस रिलेशन, ये रिलेशन आप याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, अब देखिए कि न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हाइड्रोजन है तो फर्स्ट ऑर्बिट का इसका रेडियस कितना होगा? तो n की वैल्यू कितना होती है? R नॉट, n की वैल्यू 1। ओके, फर्स्ट ऑर्बिट में, और जेड भी 1, तो इसका रेडियस हो जाएगा R नॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, अगर A हाइड्रोजन के लिए, अगर यहीं पे हाइड्रोजन के हीलियम होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में R बराबर हो जाएगा R नॉट N स्क्वायर बाई 1। ओके, R नॉट, और हीलियम का N का वैल्यू हम n का वैल्यू 1 डालते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, तो 1 बाई जेड कितना होता है? 2। ओके, यानी कि R नॉट बाई 2। समझ में आया? ऐसे ही करके बहुत सारे एलिमेंट का, बहुत सारे मेटल का हम लोग निकाल सकते हैं। तो यही था बोर्स मॉडल। अब बोर्स मॉडल में रेडियस कैलकुलेट करना सीख गए हैं, वेलोसिटी निकाल लेंगे, वहां से हम लोग वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी मिल गया तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं कि उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, जंप एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा तो एनर्जी का गेन कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ओके, फोटॉन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। फोटॉन्स क्या होता है कि फोटॉन्स, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन, फोटॉन से ही लाइट बना रहता है, और फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, वो कितना होती है? hc/λ। हर एक फोटॉन्स का अपना अलग फ्रीक्वेंसी होता है, और अगर हर एक फ्रीक्वेंसी वाले इलेक्ट्रॉन का अपना एक पार्टिकुलर एनर्जी होता है। अगर वही एनर्जी, वही पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ही, फोटोन ही एक इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगा तो उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, और वो एनर्जी लेके वो दूसरे ऑर्बिट में एक्साइट होके, एक्साइटेड नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ओके, जब वो जंप करेगा नेक्स्ट ऑर्बिट में तो उस ऑर्बिट में 10⁻⁻⁵ सेकंड के लिए रखेगा, वापस अपने इनिशियल ऑर्बिट पे आके आ जाएगा। ओके, गेट बैक हो जाएगा। तो यही था
एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर्स मॉडल हमने रदरफोर्ड मॉडल देख लिया, जे थॉमसन मॉडल देखा, रदरफोर्ड मॉडल देखा, बोर्स मॉडल देखा था। बोर्स मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड ने जो बातें की थी बोर्स ने बोला थी कि सही बात है, लेकिन उसने बोला कि थी जो ऑर्बिट में घूमता है, बोर्स साहब ने यही बोला कि जो ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं, और उस स्टेशनरी का एनर्जी क्या होता है, फिक्स होता है, डिफिनिट होता है। ओके, और बोर्स ने बोला था कि बस ऑर्बिट में घूमता है, क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड ने बोला था कि ऑर्बिट में घूमता है, और ऑर्बिट में घूमने के कारण एक्सीलरेटेड वेलोसिटी होता है, जिस कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, और फाइनली धीरे धीरे एनर्जी लॉस करते करते एटम के सेंटर पे कोलैप्स कर चला जाएगा, और एटम के सेंटर पे चला गया तो एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।